नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। रोज की तरह ठीक 2 बजे हम 4 सहयोगी दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर हाजिर होते हैं। आज भी हम ऐसी 4 महत्वपूर्ण खबरों के साथ 4 सहयोगी हमारे हाजिर हैं। दिल्ली से जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो पहलगाम के आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को सरकार का एक करारा जवाब से जुड़ा हुआ है। आज से ठीक कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये ब्रिज चिनाब नदी पर बना है और कुतुब मीनार से 272 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया की सबसे अजूबों में से एक एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और इस चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की खासियत यह है कि इसमें 28,000 टन से ज़्यादा स्टील लगाया गया है। ये इंजीनियरिंग मार्वल है और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चुनौती होगी और उसका करारा जवाब भी होगा। इस खबर को विस्तार से आपके सामने बाद में रखेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर राम दरबार, अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है और इस खबर के लिए हम चलते हैं सीधे पंकज झा के पास। अयोध्या में आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम यानी राजा राम का आगमन हो गया है। 101 पुरोहितों ने पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की पूरे परिवार के समेत, यानी मां जानकी, अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अपने परम भक्त जो है हनुमान के साथ आज वो सिंहासन पर विराजमान हुए। यानी भव्य और दिव्य राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार सज गया है। आज इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कैसा है राममय माहौल अयोध्या का, जिसकी राम दरबार की एक फोटो जो है वो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अब हम चलते हैं आगे की खबरों के लिए जितेंद्र के पास। तो महाराष्ट्र की आज की बड़ी खबर है कोरोना वायरस को लेकर। यूं तो देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन हर ऐसे कोविड लहर के दौरान महाराष्ट्र और केरल पर खास तौर पे नजरें बनी होती हैं और महाराष्ट्र से चिंता बढ़ी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र ने देखी है। सिर्फ मई जून मिलाकर ही देखें तो 17 मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में 3 नई मौतें हुई हैं और पहली बार इस लहर के दौरान हम देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा मामले बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। तो 105 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ ही 3 नई मौतें हुई हैं। आखिर मौतें क्यों बढ़ रही हैं, कैसे मरीज हैं जो इस तरह से मौत का शिकार हो रहे हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज। और बिहार की बड़ी खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर के पास। गेस्ट में है क्या? लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर जो दलितों के साथ अत्याचार की बातें हुई हैं, जो महिलाओं के साथ रेप और हत्या की बात हुई है, खासकर दलित महिलाओं के साथ जो हुई है, उसके बाद से विधि व्यवस्था के मुद्दे पर अब जो सरकार है, यानी कि जो एनडीए की सरकार है, नीतीश की सरकार है, वो आ गई है निशाने पर। और लगातार जो विपक्षी दल हैं, यानी कि जो राजद और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार विधि व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इसे भी जंगल राज वो करार दे रहे हैं। यानी कि चुनाव में जंगल राज का जवाब जंगल राज से दिया जाएगा। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले खबरों को विस्तार देने के लिए हम चलते हैं सीधे लखनऊ पंकज झा के पास। आज जिसका इंतजार था राम भक्तों को, जिसकी प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आ गई और भगवान राम की यानी उनके राम दरबार की आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ, जिसके लिए लगातार 3 दिनों से अनुष्ठान चल रहा था। अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त, जो आपको बताऊं कि 11:25 से शुरू हुआ, 15 मिनट तक तो
चलिए हम भगवान राम दरबार के विस्तार से आपके सामने रखते हैं। देखिए ये राम दरबार को लेकर आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे। पंकज झा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं और उनसे ही समझ लेते हैं। विकास, अभी जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर राम दरबार की तस्वीर देख रहे हैं। आज जिसकी प्रतीक्षा थी देश के और दुनिया के लाखों करोड़ों भक्तों को, उनको पहली झलक दिखी राम दरबार की, यानी उनके राजा, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राम की उनको झलक देखने को मिली है। और ठीक जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:25 से लेकर 11:40 तक, तो उसी दौरान इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के पहली मंजिल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। पिछले 3 दिनों से लगातार अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें प्रायश्चित पूजा से लेकर मंगलाचरण से लेकर के भगवान को रात्रि में शयन कराना, और कल आपने देखा होगा उन तस्वीरों को, वीडियो को, जब सभी भगवान के विग्रहों को भ्रमण कराया गया राम मंदिर परिसर में। जिस स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको भगवान राम और उनके बाईं ओर यानी मां जानकी, और साथ ही सामने में हनुमान जी हैं, और साथ ही आपको अगल बगल खड़े दिखाई दे रहे हैं भगवान राम के भाई जो दाहिनी तरफ हैं, लक्ष्मण, जो वनवास में भगवान राम के साथ रहे, और छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न भी। और ये जो मूर्ति है सफेद संगमरमर की मकराना पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति, जिसे जयपुर में बनाया गया, ये अद्भुत मूर्ति है जिसमें पूरा राम दरबार सजा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका आज संयोग से 53वां जन्मदिन भी है, वो मुख्य यजमान के तौर पर उन्होंने पूजा की। इस दौरान ट्रस्ट के सभी बड़े लोग यानी जो अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष शंकर देवगिरी, और जो इतने 3 दिनों से लगातार पूजा चल रही थी अनुष्ठान, उसके यजमान जो हैं अनिल मिश्र भी मौजूद रहे। इस पूजा को कराया जयप्रकाश त्रिपाठी, जो कि काशी के धर्माचार्य हैं, पुरोहित हैं। उनके नेतृत्व में 101 पुरोहितों ने ये पूजा संपन्न कराई। इससे पहले भगवान राम, जानकी और भगवान राम के तीनों भाइयों और हनुमान जी के आंखों पर पट्टी बंधी थी, और जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उस पट्टी को हटाकर उनके सामने में दर्पण यानी कि एक उनके सामने आईना रखा गया। कहा जब वो नेत्र यानी आंख खोलते हैं तो सबसे पहले अपने को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, इसीलिए सामने मिरर रखा गया। अभिषेक हुआ और विधिवत उनकी पूजा हुई, और इस तरीके से इस समारोह को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आपको याद होगा कि पिछले साल 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी, जो गर्भगृह में राम लला है, यानी वो भगवान राम जो बालक के रूप में है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और अयोध्या के ही राजा थे भगवान राम, तो आज राजा के तौर पर उनकी पूजा शुरू हो गई। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि ये कब से जो आम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहली मंजिल पर जाकर भगवान की पूजा कर पाएंगे। इसके साथ साथ राम दरबार के साथ साथ 6 और भगवान का देवताओं का परकोटे पर उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या से जोड़ रहे हैं सीधे हमारे साथी रणवीर, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस वक्त अयोध्या में। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया, क्या वहां बहुत भीड़ जुट गई है, क्या माहौल है? रणवीर बताइए क्या हो रहा है अयोध्या में अभी? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सरयू आरती करने, और सरयू आरती करने के बाद वो जाएंगे नगर निगम के कार्यक्रम में, जहां पे नगर निगम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। आज उनका मुख्य जन्मदिन भी है, तो ऐसे में बहुत से साधु संत हैं जो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। और सरयू आरती के बाद जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुँचेंगे तो वो बोलेंगे जो उनके मन की बात होगी, और आज उसी का इंतज़ार है। और रही बात भीड़ की, तो सुबह में 6 बजे यहाँ राम मंदिर आया था, और यहाँ 6 बजे से ही भक्तों का तांता लगा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए औसत जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ तो हम नहीं कहेंगे कि है, लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या यहाँ श्रद्धालुओं की दिखाई दी थी। और जब अभी मुख्यमंत्री यहाँ से जा रहे थे उस वक्त भी बहुत से लोग, सामने एक वेटिंग हॉल है, मैं आपको लेके चलता हूँ दिखाने के लिए कि ये जो वेटिंग हॉल है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़रा सड़क भी देखिए, इस वक्त यहाँ आप देखिए दोनों तरफ सड़क के लोग पैदल चल रहे हैं। चूँकि गाड़ियाँ बंद हैं इसलिए भीड़ का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की रोज़ आती है। और अगर औसत की हम बात करें तो लगभग 70 से 80 हज़ार जो श्रद्धालु हैं
वो रोज़ यहाँ पहुँचते हैं और आज भी कुछ उसी तरह का तांता लगा था। लोगों में एक उत्साह भी इस बात का था कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और निराशा इस बात की थी कि लोग अभी जाकर के रामलला उनके भाइयों ये जानना चाहता था जी। रणवीर, हम ये जानना चाहते थे, देखिए पिछले साल बहुत भीड़ जुटी जब रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके अगले दिन हम सब ने देखा कि कितनी गेट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट लगातार कह रहा है कि भीड़ ना आए। अभी सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो गया है, सब लोगों ने एक झलक देख ली है, फोटो देख ली है राम दरबार की, ये श्रद्धालु जो वहां जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, ये कब तक संभव हो पाएगा? कब तक फर्स्ट फ्लोर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल पाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी मिली क्या? देखिए, अगर 22 जनवरी 2024 और उसके बाद की जो भीड़ है, जब मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा था 23 तारीख को यहाँ अयोध्या, अगर उसकी तुलना करें तो भीड़ बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट ने भी अपील की थी लोगों से, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही लोगों में भी एक अवेयरनेस है कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। कुंभ में भी हमने देखा था। अब अगर बात करें कि कब से राम दरबार का दर्शन हो पाएगा, तो जो ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है कि कम से कम अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ निर्माण का काम है जो ऊपर के फ्लोर पे चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ पत्थर बिखरे रहते हैं और श्रद्धालु अगर जाते हैं, किसी तरह का हादसा हो जाता है, तो ट्रस्ट इससे बचने के लिए प्राण प्रतिष्ठा, चूँकि फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट हो गया था तो वहाँ तो कर दिया, लेकिन ऊपर अभी शिखर का काम चल रहा है और कुछ और काम है जो बाकी है, तो कम से कम अक्टूबर या हो सकता है कि 2025 में दर्शन ना हो पाए। हालांकि इसको लेके ऑफिशियली अभी तक कोई डेट नहीं बताई गई है, कोई महीना नहीं बताया गया, लेकिन इस तरह से एक अंदाज़न कि लगभग इतना काम बाकी है कि अक्टूबर तो कम से कम वेट करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, यहाँ आप देखिए कि ये जो वेटिंग हॉल है, यहाँ बैठे हुए हैं, सामने जो स्क्रीन लगी है, इस स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उस मंच का जहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ रामलला के प्रतीकों के तौर पर तो यानी कि राम कलाकार हैं जो बैठे जो हैं, लगातार वहाँ अयोध्या जाकर। रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी पाबंदी है, कम है समय हमारे पास, तो लगातार जो लोग जुट रहे हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए, जो राम भक्त देश दुनिया से राम दरबार की एक झलक पाना चाहते हैं, वहां दर्शन करना चाहते हैं, उनको अभी धैर्य रखना होगा। वैसे भी धैर्य का फल मीठा होता है, तो अभी प्रतीक्षा करिए, राम दरबार पूरा सज कर तैयार हो जाए तो आप वहां पहुंचिए और दर्शन करें। फिलहाल हम चलते हैं आगे की खबरों के लिए विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। तो भगवान राम, राजा राम के राम दरबार की जो तस्वीर आपने दिखाई वो वाकई में बहुत मनमोहक है, और ऐसी ही कोई मनमोहक तस्वीरें लेके और हम आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। दरअसल 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाएंगे। कश्मीर के दौरे के दौरान वो चिनाब नदी पे बने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये रेल ब्रिज उधमपुर से श्रीनगर की बारामूला की जो लाइन है उस पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसको आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस ब्रिज के निर्माण के, उस रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन 22 साल लग गए इस रेलवे ब्रिज को कंप्लीट होने में। और इस रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर जा रहे हैं, और इस दौरान जब ये उद्घाटन हो रहा होगा तो वो साथ ही साथ 46,000 करोड़ रुपए की तमाम योजनाओं को जम्मू कश्मीर को समर्पित करेंगे, वहाँ के लोगों को समर्पित करने वाले हैं। ये जो रेलवे ब्रिज है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये दुनिया में जो एक और इंजीनियरिंग मार्वल है एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है, और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से 278 मीटर ऊंचा है। ये ज़मीन से 359 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, यानी कि जो नदी है नीचे चिनाब नदी, उसके तल से 359 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और इस ब्रिज के निर्माण में 28,000 टन से ज़्यादा के स्टील का निर्माण हुआ है। 6 लाख से ज़्यादा नट बोल्टों के जरिए इस पूरे ब्रिज को कसा गया है। ये ब्रिज 272 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा रफ्तार से बहने वाली हवाओं को भी झेल सकता है, और हर मौसम में यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि इस रेल ब्रिज के निर्माण से ये श्रीनगर से बारामूला की जो लाइन है वो इस पूरे क्षेत्र में विकास की, उद्योग की एक नई बयार लेके आएगी, जो यहाँ के लोगों के लिए एक उनका जीवन बदलने में कारगर साबित होगी और बड़ी भूमिका निभाएगी।
इस रेलवे ब्रिज के जरिए कटरा और जम्मू के भी जोड़ दिया जाएगा। श्रीनगर से जो वंदे भारत ट्रेन चलेगी वो सुबह 8 बजे शुरू होगी और 11 बजे तक वो कटरा पहुंच जाएगी। यहाँ पर लोगों को सीधी सुविधा ट्रेन के जरिए और कम समय में, कम लागत में कटरा, श्रीनगर, जम्मू के लोगों के लिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और उनके लिए एक बड़ा उपहार भी साबित होगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने चुनाव रेलवे ब्रिज से एक रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया देखेगी भारत की ताकत, इंजीनियरिंग का चमत्कार और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। मैं उसी ब्रिज के ठीक पास में खड़ा हूं और यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। मेरे सामने ये है चिनाव ब्रिज और इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिनाव नदी जो है वो बह रही है और ये नदी पाकिस्तान जाती है। ये जो पुल है इसकी कुल ऊंचाई 359 मीटर है, जो कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ज़्यादा है और एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है। इसका जो मुख्य मेहराब देख रहे हैं इसकी लंबाई 467 मीटर है। ये पुल 1315 मीटर लंबा है। 266 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल रही हो तो ये पुल उस हवा को सहने में सक्षम है। ये पुल ब्लास्ट फ्री है, यानी कि अगर कोई ब्लास्ट करता है तो इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा स्टील लगा है इस पुल को बनाने के लिए। इस पुल में करीब 6 लाख बोल्ट लगे हैं और 17 स्पैन इस पुल में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 17 स्पैन जो है सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पुल को बनाने में कुल 14,000 करोड़ कीमत की जो है लागत जो है वो आई है। डिज़ाइन और तकनीकी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में इस पुल की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुल के ठीक नीचे जो है चिनाव नदी बह रही है और ये पुल नदी से बहुत ज़्यादा हाइट पर है। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि पुल में आपको कोई भी पिलर नज़र नहीं आएगा, यानी कि इंजीनियरिंग का क्या कमाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कोई भी आपको जो पिलर है वो नज़र नहीं आएगा। अब इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को करने वाले हैं और इसी पुल के ऊपर से गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन, जो कि यहाँ कटरा से आगे श्रीनगर तक जाएगी और वो इसी पुल से गुजरेगी। इस पुल को 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके निर्माण की मंजूरी दी थी। इस पुल को बनाने में करीब 22 साल लग गए और जो पुल की उम्र है वो करीब 125 साल से ज़्यादा है। तो ये पुल अपने आप में सबसे अलग है, अद्भुत है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि 22 साल में बनकर तैयार हुआ है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन 6 जून को करने वाले हैं। तो मुकेश सिंह सेंगर की आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी और ये जो इंजीनियरिंग मार्वल तैयार हुआ है भारत में, ये निश्चित रूप से यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बारामूला से लेकर उधमपुर तक की जो लाइन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये कनेक्टिविटी बने और इससे जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन एक साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पर उद्योग की एक नई बयार आएगी।
लोगों के आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, औद्योगिक क्रांति के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे लोग आतंकवाद से भी दूर जाने में उनको मदद मिलेगी। आपको पता है कि धारा 370 हटने के बाद से यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में स्थानीय लोगों का जो समर्थन था वो मिलना बंद हो गया है। 2021 के बाद से कोई भी नया आतंकवादी जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों के संगठन में नहीं शामिल हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस तरह की विकास योजनाओं के जरिए आतंकवाद को सीधे चुनौती और सीधे करारा जवाब दिया जा सकता है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को इस पूरे रेलवे लाइन पर इस ब्रिज को समर्पित करेंगे तो एक सीमलेस कनेक्टिविटी का एक नायाब अजूबा तैयार हो जाएगा। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपकी रिपोर्ट हमने पूरी देखी, हमारे दर्शकों ने देखी, बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। लेकिन इस इलाके में जो लाखों लोग रहते हैं इस पूरे रीजन में, उनको अब सड़क मार्ग से यात्रा करने में घंटों का वक्त लगता था। अब इस रेलवे ब्रिज के चालू होने से बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से उधमपुर और कटरा तक का सफ़र कितने घंटे कम लगेंगे, कितने घंटों का रह जाएगा और लोगों को कितना किराया इस वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी उस पर खर्च करना पड़ेगा? देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक सपना था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक हो और पूरा देश जुड़े। तो वो सपना जो है कल पूरा होने जा रहा है। अभी तक श्रीनगर और जम्मू से जो है वो हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ था, सड़क से जुड़ा हुआ था, लेकिन कल पहली बार जो है श्रीनगर और जम्मू रेलवे ट्रैक के जरिए, ट्रेन के जरिए जुड़ने जा रहे हैं। और इस पूरे रेलवे ट्रैक का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 272 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है जिसका उद्घाटन होगा। और कल पहली वंदे भारत जो ट्रेन है वो कटरा से लेकर श्रीनगर तक जाएगी। तो ये जो पूरा रूट है ये 272 किलोमीटर लंबा है। अभी तक सड़क के रास्ते जाने में करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब अगर कटरा से आप बैठते हैं वंदे भारत में तो महज 3 घंटे के अंदर आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और किराया बहुत कम है, फ्लाइट से किराया बहुत कम है। जो चेयर कार का किराया है वो करीब 800 रुपये है, 850 रुपये। और जो उससे अपर जो क्लास है उसका किराया है 1325 रुपये। तो बहुत कम किराए में, बहुत कम समय में और बहुत ही सुविधाओं के साथ, आसानी के साथ आप जो है वो कटरा से श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। अभी कटरा से ट्रेन चलेगी, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद जब जम्मू का स्टेशन बन जाएगा, जो कि अभी तैयार हो रहा है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां से भी ये ट्रेन शुरू होगी और फिर सीधा जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र आप कर पाएंगे। तो इस पूरे रूट में करीब 950 जो पुल हैं बनाए गए हैं, छोटे बड़े पुल हैं, करीब 35 से 36 सुरंगें हैं और एक सुरंग तो करीब 12 किलोमीटर लंबी है। 2 बड़े ब्रिज हैं, एक चुनाव का ब्रिज है और दूसरा अंजी बड ब्रिज है जो कि केबल पर बना हुआ है, केबल पर सधा हुआ है। और ये भी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो अपने आप में काफी नायाब ये रेलवे ट्रैक है काफी। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ ट्रेन गुजरेगी ब्रिज से वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और आज आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वहां पहुंच चुके हैं इस पूरे परियोजना के उद्घाटन के लिए। उन्होंने पहले से ही वहां पर पहुंच बना ली अपने अधिकारियों के साथ और आज उन्होंने मौके का मुआयना भी किया। कुल मिला के प्रधानमंत्री करीब 46,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जो केवल जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रही हैं। इसमें रेलवे से जुड़ी हुई 14,000 करोड़ की तो परियोजनाएं हैं ही, उसके अतिरिक्त भी ऐसी परियोजनाएं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगी, आम आदमी के जीवन को सुगम बनाएंगी, वो शामिल है। लेकिन ऐसा ही एक ब्रिज इस बारामूला उधमपुर रेल लाइन पर बना है अंजी नदी पर। अंजी नदी पर बने इस सिंगल पिलर और केवल ब्रिज, ये भी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इस नायाब नमूने की तस्वीरें हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने अपने कैमरे में कैद की हैं। उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर रेलवे ट्रैक पर चुनाव ब्रिज के बाद अगर कोई सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है तो वो है अंजी खड्ड ब्रिज, जो ठीक मेरे पीछे है। और ये भारत का दूसरा रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये भारत का पहला केवल स्टेट रेलवे ब्रिज भी है। अंजी खड्ड ब्रिज जम्मू कश्मीर की चुनौतीपूर्ण घाटियों के बीच अंजी नदी की गहरी खाई को पाटता है। कटरा और रियासी के बीच ये बना हुआ है और भारतीय इंजीनियर्स के आत्मविश्वास और स्किल का बेहतरीन ये मिसाल है। आकर्षक डिजाइन के साथ बने इस ब्रिज का निर्माण कार्य
केवल 11 महीने में पूरा कर लिया गया है, यानी कि रिकॉर्ड टाइम पर यह बना है, जो नदी तल से करीब 331 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, जबकि नींव से 193 मीटर ऊंचा है। ये एक मजबूत सेंट्रल पायलन पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि बीच में सेंट्रल पायलन है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को साधे हुए है। इस ब्रिज को 96 केबलों के सहारे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पायलन है उसके आसपास करीब 96 केबल हैं, जिनका कुल वजन 849 मीट्रिक टन है और कुल लंबाई 653 मीटर है। 725 मीटर लंबे इस ब्रिज की संरचना में यानी बनाने में 8,215 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह ब्रिज घाटी के दूर दराज के इलाकों में बसे गांव और कस्बों का बड़े शहरों के साथ जो उनका सीधा संपर्क है वो स्थापित करेगा, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता आसान हो जाएगी। बेहतर कनेक्टिविटी के वजह से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो ये जो ब्रिज है अपने आप में बड़ा यूनिक है, और जिस तरह से इंजीनियर्स ने इसको तैयार किया है, बिल्कुल दुर्गम इलाके में ये बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में कितनी टेक्निक और कितनी मेहनत लगी होगी। हालांकि रिकॉर्ड टाइम केवल 11 महीने में ये बन के तैयार हो गया है। और इस ब्रिज का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को करने वाले हैं। और ये जो ब्रिज है ये जम्मू को सीधा आगे जो श्रीनगर है, आगे जो स्टेशन हैं उनसे ये जोड़ता है। तो अपने आप में यूनिक ये पूरा जो ब्रिज है यूनिक है, और श्रीनगर से सीधा जम्मू को ये जोड़ता है। तो इस ट्रैक पर ये दो बड़े ब्रिज हैं और दोनों ही अपने आप में यूनिक हैं। मुकेश सेंगर की आपने अंजीबड ब्रिज की ये रिपोर्ट देखी, तो दो ही ऐसे ब्रिज जिनकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और ख़ास तौर पर चेनाब रेल ब्रिज की चर्चा तो पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के बीच और बड़े बड़े संस्थानों के बीच भी है, क्योंकि ये दुर्गम परिस्थितियों में, दुर्गम भौगोलिक स्थितियों में और हर तरह के मौसम की मार झेलने वाला ऐसा ब्रिज है जो भारत ने बनाने में सक्षमता हासिल की है। ऐसे ब्रिज निर्माण दुनिया की इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल बात थी और उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इस चुनौती को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि इसको ज़मीन पर उतार दिया। हमारे साथ मुकेश सेंगर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मुकेश, आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं, क्या बात हुई आपकी उनसे और क्या कहना है अश्विनी वैष्णव का? देखिए, अभी बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो उसके पहले रेल मंत्री जो है तमाम जगह जहां जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, अंजीबड ब्रिज या जो चेनाब ब्रिज है, कटरा रेलवे स्टेशन है जहां पर वो आएंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उन तमाम जगहों का वो दौरा कर रहे हैं। और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इसके अलावा जो लोकल प्रशासन है, उनसे उनकी बातचीत हो रही है। क्या पूरा प्लान होगा कल का, किस तरह से पूरी कब प्रधानमंत्री आएंगे और वहाँ से कैसे उनको आगे ले जाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की जा रही हैं। तो थोड़ा व्यस्त है, अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन कल जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। और ये बड़ी सौगात, जो एक रेलवे ट्रैक की सौगात, वंदे भारत की सौगात और दो जो बड़े ब्रिज हैं उनका जो उद्घाटन है वो कल होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो आपस में बेहद सुगम हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इसी ट्रैक पर एक टनल है T49 जो कि 12 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे बड़ी जो टनल्स हैं उनमें से ये एक है। जी, उनमें से एक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सेंगर आपका। मुकेश सेंगर बता रहे थे इस बारामूला उधमपुर रेलवे ट्रैक का उद्घाटन और दो खास ब्रिज, अंजीबड ब्रिज और चेनाब रेलवे ब्रिज का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करने वाले। दुनिया के लिए इंजीनियरिंग मार्वल है, चमत्कार है ये, और पूरी दुनिया इस पर चर्चा भी कर रही है। इस पूरे ट्रैक पर 193 किलोमीटर सुरंगें हैं, यानी कि आप अगर बारामूला से उधमपुर जाएंगे तो 193 किलोमीटर आपको सुरंगों के भीतर ही गुजरना पड़ेगा। हालांकि इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग की मुकेश ने जानकारी दी। आप जब भी इस कल के बाद कश्मीर जाएं तो इस रेलवे मार्ग पर जरूर यात्रा करें और कश्मीर की खूबसूरती का भी लुत्फ उठाएं। अगली खबर के विस्तार के लिए हम चलते हैं मुंबई पूजा भारद्वाज के पास। शुक्रिया विकास जी। और इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच अब एक सतर्क करती हुई खबर हम दिखा देते हैं महाराष्ट्र से, जहां कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी रफ्तार दिख रही है। ये तो देश भर में हम देख रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4,800 से ज़्यादा
एक्टिव मामले हैं और इनमें से 10% जो एक्टिव मरीज हैं वो महाराष्ट्र राज्य से ही है। लेकिन चिंता की बात, ये मामले ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो लक्षण हैं उनमें कम दिख रहे हैं। मौतें जो हो रही हैं वो चिंता का विषय है क्योंकि कुल मौतें आप देखिए देश भर में 51 हैं और उनमें से 33% मौतें महाराष्ट्र से ही हैं। सबसे ज्यादा 17 मौतें महाराष्ट्र से हैं और 24 घंटे में 105 नए कोविड मरीज मिले हैं तो 3 नई मौतें भी हुई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन 4 से 3 मौतें महाराष्ट्र में हो रही हैं और बड़ी चिंता ये भी है कि मुंबई और आसपास जो है ये आंकड़े ज्यादा हैं। तो कुल जो 17 मौतें राज्य की हैं उनमें से करीब 11 जो मौतें हैं वो मुंबई और आसपास के इलाके नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे से हैं। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। डॉक्टर गौतम भंसाली हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से, जो बीएमसी की कोविड कमेटी थी, तमाम कोविड के लहरों के दौरान उन्होंने तमाम जो बेड्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के उनको मैनेज किया था। और उन्हीं के साथ ही डॉक्टर इरफान अली है केजे सुमैया से, बाल रोग विशेषज्ञ हैं क्योंकि नवजात बच्चों में भी हम कोविड के मामले देख रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर गौतम भंसाली, स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर। आपसे ही समझेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने मरीज आप देख रहे हैं और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि लक्षण बहुत हल्के हैं लेकिन मौतें क्यों हो रही हैं सर, और खासतौर से मुंबई के आसपास हम ये मौतें देख रहे हैं। जी पूजा, डेफिनेटली पिछले अगर 24 घंटे की भी बात करें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर 7 पेशेंट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, या कह सकते हैं कि कोविड-19 उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। तो 7 पेशेंट जिनकी डेथ हुई थी उसमें से 2 पेशेंट दिल्ली के हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है और 3 पेशेंट महाराष्ट्र के हैं। तो 3 पेशेंट जो महाराष्ट्र का उनका हमने डिटेल भी देखा था, तो उसमें से एक भी पेशेंट का ऐसा नहीं था कि वो कोविड हुआ और उसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन हुए और डेथ हुई। जो भी हुए, किसी को बकल म्यूकोजा कैंसर था, कोई सीकेडी का पेशेंट है, कोई कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, तीनों पेशेंट का अलग अलग चीजें हैं। सो डेफिनेटली कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग के बाद में हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी स्कूल ओपन होने का समय चल रहा है, स्कूल के बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वैकेशंस का भी कुछ पीरियड अभी चल रहा था, प्लस अभी बारिश का सीजन आ रहा है जिसमें हमेशा मौसमी बीमारियां, सीजनल फ्लू जिसे कहते हैं, उसके केसेस हमेशा ये सीजन में मई, जून, जुलाई के टाइम में बढ़ते हैं। और इस बार भी चांसेस है कि कोविड के केसेस थोड़े से और बढ़ सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है। जिस भी मरीज को अगर सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, थोड़ी सी लापरवाही भी हो रही है। लापरवाही ये हो रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाके देखेंगे कोई भी आदमी मास्क नहीं पहन रहा है। जिनको भी खांसी हो रही, जिनको भी स्नीजिंग हो रही, जिनको भी रनिंग नोज हो रहा है, वो लोग मास्क पहनते नहीं है और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से श्रृंखला बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो केसेस बहुत ही माइल्ड है, क्या वैक्सीनेटेड मरीजों में भी हम मौत देख रहे हैं? जितनी मौतें हुई हैं क्या उनमें कोई वैक्सीनेटेड भी था? क्या ये जानकारी भी अगर आप हमको बता सके। जी पूजा, अब तक जितने केसेस हुए उसके अंदर पेशेंट जो है पॉजिटिव हुए, कोविड पॉजिटिव, यस उसमें वैक्सीनेटेड पेशेंट भी है, बट डेथ वाला पेशेंट अभी भी ऐसा नहीं है या नहीं पाया गया है जिनको वैक्सीन हुआ था और डेथ भी हुई है। जो डेथ के हैं, मैं जैसे पहले भी बताया आपको कि उनके जो मेन कारण कोविड नहीं था, उनका या तो कैंसर की वजह से था जो लॉन्ग टर्म से चल रहा था, या कीमोथेरेपी चल रही थी, कार्डियक पेशेंट थे, पोस्ट प्लास्टिक का पेशेंट था, प्लस उसको कैंसर भी था। इवन मेरे अंदर एक पेशेंट एडमिट है जिसको हॉजकिन लिम्फोमा है, कीमोथेरेपी है, सीकेडी है, कैल्शियम उसका बहुत हाई रहता है, मल्टीपल डिजीज है। 91 ईयर ओल्ड फीमेल, बट वो अभी सर्वाइव की है, वो बाईपैप मशीन पे था और ठीक होके घर जा रहा है। ऐसे ही एक 88 ईयर ओल्ड मेल है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन, पोस्ट एंजियोप्लास्टी, बाईपास हो रखा है, वो भी मरीज कोविड इंसिडेंटल फाइंडिंग था, ठीक होके जा रहा है। सो जो कोमॉर्बिड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो, कोविड हो सकता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत माइल्ड रहेगा। लेकिन हमको फियरफुल होने की जरूरत नहीं, बट हमको केयरफुल डेफिनेटली रहना है। केसेस अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान भी ज्यादा होने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो अहम जानकारी आप ये दे रहे हैं सर कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं उन पर ही कोरोना वायरस जो है वो भारी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी चिंता ये है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो क्या ये जो वेरिएंट हम नया जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है, क्या ये ऐसे मरीजों पर भारी है? तो वो भी वहाँ पे सतर्कता बढ़ानी होगी। क्या नवजात बच्चों में भी ऐसे मामले हैं? ये जानने के लिए डॉक्टर इरफान अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केजे सुमैया के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास कितने मामले ऐसे हैं जहां नवजात बच्चों में हम कोरोना वायरस के मामले देख रहे हैं और कोविड की टेस्टिंग कब कब हो रही है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं?
जी पूजा जी, हमारे पास में ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पीआईसीयू है, जिसमें हम लोग सीरियस पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं। अभी आज की डेट में हमारे पास में जैसे 14 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं। उनमें से मैक्सिमम जो केसेस है वायरल केसेस हैं। सभी के सिम्टम जो नॉर्मल वायरस में कैसा होता है, थोड़ा फीवर आ गया, सर्दी खांसी बुखार, और फिर तेज सांस लेना, दम लगना, इस तरीके के केसेस आते हैं। बट ये जो केसेस को हम लोग सभी पेशेंट्स का टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं पेशेंट का टेस्टिंग कर रहे हैं जैसे जो वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट लग रहा है, डिस्ट्रेस में है। उन पेशेंट्स का हम लोग ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं और जो कोविड की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो हम बायोफायर भेजते हैं उनमें हम मैक्सिमम जो केसेस देख रहे हैं वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया आ रहा है, इन्फ्लुएंजा आ रहा है। इस तरीके के केसेस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पॉजिटिव आ रहे हैं, वायरल भी आ रहे हैं। और हमने पिछले 1 महीने में हमने 2 बच्चे हमारे कोविड पॉजिटिव आए थे। उन 2 बच्चों में से सिमिलैरिटी वाज कि दोनों बच्चों का एज जो था वो हमारा 1 साल से नीचे के बच्चे थे, 1 साल से छोटे बच्चे थे दोनों भी बच्चे। दोनों भी केसेस, दोनों पेशेंट्स को वेंटिलेटर का जरूरत लगा था, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट पे, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे दोनों बच्चे अच्छे कवर हुए। जो वायरल केसेस थे उनके हिसाब से हमने जो फ्लूवीर एंटीवायरल स्टार्ट किया, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया सांस के लिए, वेंटिलेशन, एंड उसके साथ में थोड़ा स्टीरॉइड का भी सपोर्ट लगता है। जिन बच्चों को ऑक्सीजन लगती है मेंटेन करने के लिए, सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, उन बच्चों को हम लोगों को स्टीरॉइड भी देना पड़ा और उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। दोनों भी बच्चे को वेंटिलेटर लगा था और दोनों बच्चे अच्छी तरीके से रिकवर हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप ये बता रहे हैं कि ज्यादातर वायरल के मामले हैं और जिनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, उनकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं और उनमें से कुछ पेशेंट कोविड मरीज निकल रहे हैं, लेकिन वो भी रिकवर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ आप जुड़े ये अहम जानकारी देते हुए। तो सतर्कता जरूर बरती जा रही है क्योंकि मौतें बढ़ रही हैं, लेकिन खासतौर पर महाराष्ट्र में जैसे मामले हम देख रहे हैं, जो 17 मौतें हैं उनमें से 16 कोमॉर्बिड पेशेंट थे और इसी के साथ ही जो दूसरी बीमारियां हैं उससे भी वो ग्रसित थे। तो जहां दूसरी बीमारियां हावी हैं, खासतौर से कैंसर, जो मरीज डायलिसिस पे हैं, उनको लेकर सतर्कता बरतनी है क्योंकि उनमें कोविड का जो प्रभाव है वो गंभीर तौर पर दिख रहा है, लेकिन वैसे जितने मरीज सामने आ रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं। तो ये महाराष्ट्र से अहम खबर थी और बिहार की बड़ी खबरों के लिए रुख करते हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार का। धन्यवाद पूजा। और बिहार में जब आप बात करते हैं राजनीतिक बयानबाजी की, तो अमूमन देखा गया है कि राजद जो है वो निशाने पे रहता है जंगल राज को लेकर, अराजकता को लेकर। और चाहे वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें या एनडीए के कोई भी बड़े नेता हों, वो जब भी राजद शासन की बात करते हैं, लालू शासन की बात करते हैं, राबड़ी शासन की बात करते हैं, तो वो जंगल राज की बात करते हैं, वो अराजकता की बात करते हैं, वो अपराध की बात करते हैं। और एनडीए ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ था, इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया हुआ था। और प्रधानमंत्री ने अपने मन से अभी हाल में जब इन्होंने बिहार में भाषण दिया तो उन्होंने इसकी चर्चा एक बार फिर से की, जिससे उन्होंने साफ कर दिया था कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा होगा। लेकिन अभी पिछले 10 दिनों के अंदर में बिहार में जो घटनाएं हुई हैं, खासकर जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जो रेप और हत्या की जो घटनाएं हुई हैं, दलित महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं, उसमें ये पूरा मामला जो है वो उलटता हुआ नजर आ रहा है। और कल से राजद जो है वो जंगल राज की बात कर रहा है नीतीश कुमार को लेके। वो बात कर रहा है कि नीतीश कुमार का जो ये राज है, ये जंगल राज है, यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ कानून का डर खत्म हो गया है। तो क्या ये जो जंगल राज का मुद्दा था, जिसे राजद चुनाव में भजाना, जिसे एनडीए चुनाव में भजाना चाहती थी, क्या वो एनडीए पे उल्टा पड़ गया है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू से मनीष यादव जी जुड़े हुए हैं और राजद से अनुज जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि पहले तो ये जनता के लिए कितना अहम मुद्दा है, और एनडीए क्या अब जो पिछले 5-7 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उससे एनडीए खुद अब डिफेंसिव पर आ गया है, खुद एक बचाव के मुद्रा में आ गया है। मनीष जी, ये देखिए बहुत ही बड़ा फर्क है। जंगल राज हमने नहीं कहा था, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। और बिहार में 2005 के पहले और 5 के बाद बहुत ही फर्क है। बिहार में 5 के पहले क्या होता था, बिहार में इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, सब लोग दहशत के कारण पलायन कर रहे थे। बिहार में अपराध का एक उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग चलता था। लेकिन आज जो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कानून का राज है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप बिहार में कोई भी घटना देख लीजिए, घटना घटी हो, 24 घंटे हो, 48 घंटे हो, 72 घंटे के अंदर कोई भी अपराधी वो पकड़ा जाता है।
जैसे आप मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना आई है, उसमें आप देखेंगे तुरंत रोहित सहनी नामक जो उसमें अपराधी था तुरंत पकड़ा गया। कोई भी पटना में जो लोग देखे होंगे आपने स्कॉर्पियो में जो गोली छोड़ कर गए, वो लोग पकड़े गए। कोई भी बिहार में अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता, चाहे वो कितना बड़ा भी अपराधी हो। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यही सुशासन का राज है, कानून का राज है। और जहां तक ये लोग एनसीआरबी का दुहाई देते हैं, अगर हम एनसीआरबी का जो डाटा है 2022 तक का, उस पर भी गौर करेंगे तो बिहार में अपराध का दर 277 समथिंग है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम जाएंगे तो 400। मैं एनसीआरबी डाटा की बात नहीं कर रहा मनीष जी, मैं तो बात करूंगा पब्लिक परसेप्शन की, और मेरे जो आंख के सामने घटनाएं घट रही है उसकी बात करूंगा। अनुज, कल आपके नेता ने, तेजस्वी यादव ने, ये सीधा आरोप लगाया और बोला कि ये जो शासन है, अभी जो शासन है एनडीए का शासन, ये असली जंगल राज ये है, और हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं, जो 20 साल पुरानी बात याद दिलाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जनता जो है वो अभी का शासन देख रही है और इसे याद रखेगी चुनाव में। जी, हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है कि जंगल राज दरअसल इनके पास एक स्लोगन के रूप में काम कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज। ये अपने मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, विकास के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, रोजगार के मुद्दे पे काम नहीं करना चाहते, अपराध के मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहते। तो इनका एक स्लोगन है जो 2005 से चल रहा है। मैं बता दूं कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जो अपराध की घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। और बिहार में अपराध की जो स्थिति, आपने खुद कहा कि पिछले 10 दिनों से जो व्यवहारिक स्तर पे देखिए जो घटनाएं घट रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, हत्याएं जो हो रही, जबरदस्ती जमीन कब्जा की घटनाएं, तमाम तरह के अपराध शिखर पर है। यह बिहार के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मैं इसको एक शब्द में कहूँगा कि मैं यह कहूँगा कि जिस तरह से क्लास में यदि मॉनिटर गायब हो जाता है और बच्चे कैसे बेलगाम हो जाते हैं, बिहार की स्थिति लगभग यही है। मुख्यमंत्री अपने अचेत अवस्था में हैं, वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, वो है जो कि गरीब आम जनता पर लगातार अपराध की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं वो किस वर्ग पर घट रही है, और घटना को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो 1990 के दशक में सामंती प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, जिसको माननीय लालू प्रसाद यादव, जिनको हम गरीब अपराधी जो है वो किसी वर्ग के नहीं आते हैं। नहीं, अनुज अपराधी मैं पहले बोला हूं सर, मैं किसी जाति का नाम नहीं लिया। लेकिन मनीष जी, ये जो आपके ऊपर ये जो आपके ऊपर मनीष जो आपके ऊपर ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक तो आपके मुखिया अचेत अवस्था में है और दूसरा जो अपराधियों का बोलबाला है। और ये पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं घटी है, अनुज आप ही की बात मैं कर रहा हूं, पिछले 10 दिनों में जो घटनाएं घटी है उससे पूरा बिहार शमशार हुआ है, और आपको लगता नहीं है कि आप बैकफुट पर आ गए इस पूरे? देखिए प्रभाकर जी, मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को सुन रहा था, इन लोगों के पास विकास के नाम पर कोई चीज अगर कहने के लिए तो आप मुझे बता दीजिए। सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कृषि के क्षेत्र में इन लोगों के पास विकास के एजेंडे पर लड़ने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। तो ये लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। अब ये लोग आंख से अंधे हो गए, इन्हें मोतियाबिंद का इलाज की आवश्यकता है, ऑपरेशन की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी हर दिन जाते हैं मरीन ड्राइव पर आइसक्रीम का आनंद लेने, और पटना के सभी परिवार लोग, कई परिवार जाते हैं रात को 2 बजे खुलेआम चाय और आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। पटना की रात में अब किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए, सब परिवार आनंद पूर्वक मूवी देख रहे हैं। क्या ये 5 के पहले पटना में या बिहार के किसी भी जिले में ये माहौल था? दिन में लोग नहीं निकल पाते थे। और यहां क्या होता था, लालू जी की बेटा या बेटी किसी की शादी अगर है तो दिन दिहाड़े दुकानों से सब सामान उठा लिए जाते थे, और आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी की आवाज से जो अपराधी होते थे उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया जाता था। मैंने बोला कि आज मैं राजद के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि बिहार में एक भी अपराधी का नाम बता दे जो अपराध कर बच गया हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा सामंती शब्द इस्तेमाल किया। मैं इतना जानता हूं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। जरा इनसे पूछिए, मुजफ्फरपुर में रोहित सहनी नामक व्यक्ति पकड़ा गया अपराध में, क्या वो सामंती है? सामंती का परिभाषा क्या, जरा इनसे पूछिए कि कौन है सामंती? अनुज आप इसका सीधा जवाब दे सकते हैं। सामंती का ये परिभाषा क्या रोहित सहनी नामक व्यक्ति सामंती है? और दूसरी बात पहले अपराध, दूसरी बात, मेरी बात खत्म नहीं है, दूसरी बात पहले जो अपराध होते थे वो अपराध एक पेशेवर होते थे, उनका अपराध ही पेशा होता था। क्या बिहार में आज ऐसा कोई है? आज जो भी घटनाएं घट रही है वो व्यक्तिगत झगड़ा के बीच में हो रहा है, परिवार के बीच में हो रहा है। उनको जवाब देने का मौका दीजिए, उनको जवाब देना। अनुज बताइए आप। देखिए, सबसे पहले इन्होंने
सबसे पहले वो 2 सवाल किए कि जो नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, वो मैरिन ड्राइव घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आप पिछले जो घटनाएं घट रही हैं, जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, आप उसका रिकॉर्ड देखिए कि जहां जहां घटनाएं घट रही हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उससे सबसे पहले मिलने का काम कौन किया है? नीतीश कुमार क्या वो संवाद की स्थिति में है, जनता से संवाद स्थापित करने की स्थिति में है? लेकिन हमारे नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको दुखों को सुन रहे हैं और लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बेकार वाली बात है। आपने इनका जवाब दिया, आप इनका जवाब। कौन है? दूसरी बात मैं सामंती का क्या रोहित सहनी सामंती है? पहली बात जो भी अपराधी पकड़े गए क्या वो सामंती है? सामंती कौन, इसका परिभाषा समझाइए। और आपके पास विकास के एजेंडे पर कहने के लिए क्या है? विकास के और एक अपराधी का नाम बताइए जो बिहार में अपराध करके बच गया। मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात मैंने ये कहा कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, एक प्रवृत्ति होती है जो किसी भी जाति विशेष का हो जाएगा, लेकिन वो जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसको संरक्षण प्राप्त है, वही है जो कि सामंती बन जाता है। अब सवाल उठता है किस तरह के जो गुंडा राज चल रहा है, जिसको मंगल राज कहा जा रहा है, उसमें संरक्षण किसको प्राप्त है और संरक्षण दे कौन रहा है? मैंने जाति की बात नहीं की। गुंडा राज का डिफिनेशन, चलिए ये गुंडा राज है कि नहीं है, ये तो बिहार की जनता जो है चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और ये जो मुद्दा है ये आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी वोटों से इसका फैसला होगा। इस बात में सच्चाई है कि जिस मुद्दे पे राजद को घेरने की कोशिश हो रही थी, उसी मुद्दे पे जदयू और एनडीए जो है अभी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके चलते। तो इस खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना से। ये खास कार्यक्रम जो है जिसमें ठीक 2 बजे 4 जगहों से 4 रिपोर्टर आपके लिए अपने अपने इलाके से 4 विशेष खबर लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एनडीटीवी पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।